नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक मैंने आपको बताया कि हम लगातार आपके लिए मैथ का वीडियो लगातार दे रहे हैं। काफ़ी बच्चों का डिमांड आया कि सर मैथ में हमारा बैक लग गया था, जिस वजह से आपको जो है लगातार प्रयास करना है कि हमारी बैक न लगे। मित्रों, आपकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक होगी, फिर भी मैं वादा करता हूं कि अगर मैं अपनी तरफ से मैथ की जो है 20 से 22 क्लासेज आपके लिए लगा दिया डीएलएड सेकंड सेमेस्टर को टारगेट करते हुए, तो मैं इतना आपसे ये कह सकता हूं कि आप लोग हमारी क्लासेज को तो देखें, लेकिन उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, उसके साथ साथ आपको जो है प्रैक्टिस ज़रूर करना है। ठीक है, मैं तो प्रैक्टिस 10-12 सवाल 15 सवाल की कराऊंगा ना, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। मैं बता दूं, आपके जितने भी चैप्टर थे लगभग चैप्टर का मैं वीडियो बना चुका हूं ना। अब जो मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा पूरा जो है मिक्स प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना। उसमें से कुछ सवाल कभी कभी 2-3 टॉपिक को लेकर के प्रैक्टिस करवाऊंगा, कभी कभी 3-4 टॉपिक से क्वेश्चन लाऊंगा, और आखिरी के 2 चैप्टर आपको बच रहे हैं। त्रिभुज के जो समरूप और सर्वांगसंगता के नियम होते हैं वो बच रहे हैं, मैं उसे किसी दिन कंप्लीट करवा दूंगा अलग से क्लास लगा करके। ठीक है, तो यकीन करिए कि अगर 20-22 क्लास हो जाता है तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। और मैं आपसे पहली बात बताना चाहूँगा, अगर आप लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक हमारे 60 नोट्स को नहीं लिए हैं, तो 60 नोट्स को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप पेड टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। उस चैनल पे प्रथम जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, आज समाप्त हो चुका है। आज जो है आपको पूरा का पूरा कंबाइंड पीडीएफ आपको दिया जा चुका है। जो बच्चे 60 नोट्स लिए हैं वह बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार लिख दिया करें कि 60 नोट्स उनके लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हो रहा है, या संस्था के या आपके परिवार के जो है हित के निमित्त आप इतना कर सकते हैं। आपका एक सकारात्मक कमेंट जो है अन्य बच्चों को हमसे जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो आप सभी लोग 2 मिनट का वक्त दे करके कमेंट बॉक्स में आकर के हमें मोटिवेट करने के लिए और इस निशांत ज्ञान फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक कमेंट हमारे द्वारा चलाए गए अभियान को लेकर के जो मैं 60 नोट्स आपको दे रहा हूं उस पर एक सकारात्मक कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, यह आपके लिए और आपकी निशांत ज्ञान परिवार के लिए, मैं संस्था का नाम लेता हूं लेकिन निशांत ज्ञान परिवार के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा और हम और आप मिल करके ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको करवाता हूं। बहुत आसान क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने दो चीज बताने का प्रयास करता हूं। एक है योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना, एक है योगात्मक प्रतिलोम और एक है मित्रों गुणात्मक प्रतिलोम। क्या है? एक है योगात्मक प्रतिलोम और एक है गुणात्मक प्रतिलोम। आप सभी लोग जानते हैं मित्रों प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। मैंने क्लास में बताया था, मैंने स्पेशल क्लास जब इस चैप्टर का लिया है तो चैप्टर में बताया है। मित्रों प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। किसी भी संख्या को आप उल्टा कर देते हैं तो वह होता है, किसी भी परिमेय संख्या को आप उल्टा कर दीजिए वो होता है प्रतिलोम। जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 का प्रतिलोम बताइए, तो 5/5 का मतलब डायरेक्टली 5 नहीं है, इसका मतलब है कि 5/1 लिखा गया है, और इसका डायरेक्टली मैं प्रतिलोम पूछूं तो इसका प्रतिलोम 1/5 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यहीं पर बात कर दिया जाए कि योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है मित्रों कि ऐसी संख्या बता दीजिए कि जिससे इसमें वह ऐड करने पर उसका मान 0 हो जाए। अगर मैं कहूं भैया 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप तुरंत बताइएगा कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 होगा। क्यों? क्योंकि जब हम 5 में -5 को ऐड करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान जो है 0 आ जाएगा। ठीक है, तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे दी हुई संख्या में ऐड करने पर उसका मान 0 आ जाता है, तो वह ऐड होने वाली संख्या जो है उसका योगात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे मैं कहूं कि -5/4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -5/4 का योगात्मक प्रतिलोम -5/4 है, तो यह प्लस कर दीजिए +5/4। जो अगर आप इसे जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, अर्थात -5/4 का योगात्मक प्रतिलोम +5/4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो योगात्मक प्रतिलोम आपने समझ लिया क्या होता है। अब बात करते हैं मित्रों गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। तो मित्रों गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है कि जिससे हम उस ऐसी संख्या गुणात्मक प्रतिलोम होती है जिससे हम दी हुई संख्या में गुणा करें तो उसका मान 1 प्राप्त हो जाए। ठीक है, 1 प्राप्त। योगात्मक प्रतिलोम में मान को जोड़ने के बाद 0 करना है, गुणात्मक प्रतिलोम में मान को गुणा करने के बाद 1 लाना होता है। जैसे मैं कह दूं कि 1/5 का
1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो आप तुरंत बताइएगा कि 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम मित्रों 5/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/1, क्योंकि 1/5 को एक ऐसी संख्या 5/1 है कि हम उससे गुणा करेंगे, इसका मान 1 आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि -4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो -4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम ऐसी संख्या ढूंढिए जिससे इसका मान 1 हो जाए। तो परिमेय संख्याओं में जब गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है, अंश का हर और हर का अंश हम बना देते हैं, इसका उत्तर आ जाता है। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। 5/4 हो जाएगा। तो 4 के साथ जो चिन्ह लगा है उसे भी नीचे लेके चले आइएगा। 5/-4 कर दीजिए, या तो 5/-4 लिखिए बोलिए, या तो -5/4 बोलिए, दोनों बात एक है। ठीक है ना? ऐसा मत कहिएगा कि 5/-4 होगा कि -5/4 होगा, तो दोनों एक ही है, चाहे ऊपर लगा दीजिए चाहे नीचे लगा दीजिए। ठीक ना? तो गुणात्मक प्रतिलोम आपने समझ लिया। गुणात्मक प्रतिलोम में सीधे सीधे यही करना है कि अगर जो भी दिया रहे उसका टांग पलट दीजिए, है ना? वो गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा। टांग पलट देंगे तो उसका मान 1 आ जाएगा गुणा करने पर। लेकिन योगात्मक प्रतिलोम में उसका चिन्ह बदलना होता है, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपने गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम समझ लिया है ना? आइए सवालों की चर्चा करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ सवाल आपके लिए, तो उन सवालों को चर्चा जरूरी है। पहले यहाँ पर मैंने लिखा है कि क्या, 5वां सवाल पहले आपके लिए मैंने लिखा है, क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होगा? क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? 2019 में आपसे सवाल पूछा गया है। यह बहुविकल्पी सवाल है। नहीं है, नहीं, हाँ, इस तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। तो शून्य का आप बताइए, अपने मन से बताइए, क्या शून्य में कोई ऐसी संख्या से गुणा किया जा सकता है? शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है कि नहीं होता है? अपने दिमाग से बताइए, है ना? तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है ना? शून्य एक ऐसी संख्या खुद है कि जिसका मान खुद शून्य है ना? इसमें किसी भी संख्या से आप गुणा करेंगे तो इसका मान शून्य तो कभी भी 1 आ ही नहीं सकता है ना? गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम में मान 1 लाना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम में मान शून्य नहीं लाना पड़ता है, गुणात्मक प्रतिलोम में मान 1 लाना पड़ता है। तो शून्य एक ऐसी संख्या है जिसे आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे इसका मान हमेशा शून्य आएगा। तो ऐसी संख्या असंभव है कि इसका मान 1 आ जाए। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर होगा क्या, आप शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? नहीं होता है। 2019 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में। ठीक है ना? चलिए आपके सामने चौथा सवाल आपके सामने रखता हूं। -5/6 और -1/6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या क्या होगी? मध्य की परिमेय संख्या पूछे, या उनके बीच की 5 परिमेय संख्या पूछे, या उनके बीच की 4 परिमेय संख्या पूछे, ऐसे सवालों के प्रैक्टिस मैंने जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए करवाया है। तो आप सभी लोग शुरू से वीडियो को देखिए अगर आपने इस चीज़ें नहीं देखी है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा, ठीक मध्य की परिमेय संख्या क्या होगी। जब भी दो संख्याओं के ठीक मध्य की परिमेय संख्या आपसे पूछी जाए तो उनका आपस में क्या कर दीजिएगा, उन्हें आपस में जोड़ करके, ध्यान रखिएगा, उन्हें आपस में जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा, ठीक मध्य की परिमेय संख्या आ जाएगी। ठीक है ना? जैसे मैं कहूँ कि 1 और 3 के मध्य की परिमेय संख्या आपको बतानी है, 1 और 3 के मध्य की परिमेय संख्या बतानी है, तो आप इसे ऐसे कर लीजिएगा, 1-3/2, अर्थात 1 और 3 को जोड़ लीजिए, 3 1 4, 4/2, 2 दूनी 4, अर्थात 1 और 3 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या 2 होगी। ठीक है ना? उसी तरीके से -5/4 -1/6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या -5/4 प्लस -1/6 भागे 2 इसका मान हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसे हल कर लीजिए, -5/4 -1/6/2। जब भी देखिए मेन बटा आप लगाइए और बराबर का चिन्ह लगाइए। मैं बचपन में इसके लिए बहुत कुटाई खाया था, हमारे गुरुजी बहुत पीटे थे एक बार, है ना? तो जब भी मेन बटा जो लगाइए, जो उसके सामने ही बराबर का चिन्ह लगाइए। बराबर का चिन्ह मैं यहाँ पे लगा देता था, जो कि गलत है। बराबर का चिन्ह आपको मेन बटा जो है ना उसी के जस्ट सामने लगाना पड़ता है, तब जा करके आप एक सीरियस स्टूडेंट की तरह आते हैं। तो मेरा आदत बन गया है, क्योंकि मैं कूटा गया था। तो आपकी भी आदत बननी चाहिए, क्योंकि आप बड़े हो गए तो आपकी कुटाई नहीं हो सकती है। मोबाइल के बाहर मैं आ भी नहीं सकता हूँ, गलती आप करें कि मैं कुटाई करूँ। ठीक है ना? तो चलिए, तो -5/4 -1/6 को आपको ऐड करना है, तो ऊपर ऐड करिए। इसके पहले मेन बटा लिख दीजिए, उसके ऊपर ऐड कर दीजिए। 4 6 का लसा कितना हो जाएगा?
4 छः का लसा 12 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 3 पचे 15, 6 दूनी 12 -2/2, ठीक है ना। अब इसे हल कर लीजिएगा, ये हल करिएगा आगे, इस तरीके से आगे हल करिएगा, -15 और -2 क्या कितना, -17/12/2, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 लिखा गया है ना। अब जो है इसे हल करिएगा तो इसका मतलब है -17/12, ठीक है ना, -17/12 भागे 2/1, इसका मतलब तो यही है ना, इसका मतलब यही मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। -17/12/2/1 का मतलब है -17/12 भागे 2/1। तो इसे हल कर लीजिए, क्या हो जाएगा, -17/12 गुणे 2/1, भाग करते समय क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह लगाते हैं और बाद वाली संख्या को पलट देते हैं, यही करते हैं ना। तो -17 को 2 में गुणा कर दीजिए, -17 दूनी 34/12 के 12, तो इसके ठीक मध्य की परिमेय संख्या कितनी आ जाएगी, तो -34/12 आ जाएगी। अच्छा, कुछ लोग देख रहे होंगे कि किचिर पिचिर ज़्यादा दिख रहा होगा, तो आप हमारी कलम के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा कहाँ कहाँ मैं सवाल हल कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ मेरे पास समय जगह कम होता है, इस वजह से आपके सामने ऐसा लिख रहा हूँ। बाकी आप समझिएगा, कलम के साथ चलिएगा, मार्कर के साथ चलिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चौथा क्वेश्चन हम मिटा देते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपने समझ लिया। और बटा वाला जो मतलब कि आप करिएगा ना, बटा के सामने ठीक मेन बटे के सामने ही आप प्लस का चिन्ह लगाइएगा, नहीं तो गलत मान लिया जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम आपके सामने जो है ये वाला सवाल हल करवा देते हैं। 12/5 बराबर 2/5 धन 2x/5 में यक्स का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। यह समीकरण है, इस समीकरण में आपको यक्स का मान हल करना है, तो निश्चित रूप से आप हल कर पाएंगे। हल करिए। सबसे पहले आप इस सवाल को उतारिएगा, उतारने के बाद ध्यान रखिएगा, जब भी मैं सवालों को हल करना बताया है, मैंने आपको बताया है कि जब भी यक्स या वाई का मान पूछा जाए, है ना, तो तुरंत आपको यही काम करना है, जिसके साथ बीजीय व्यंजक लगे हों उसे एक तरफ कर लीजिए, अर्थात बिरादरी एक तरफ, अनबिरादरी एक तरफ, ठीक ना। इसी तरीके से मैं बिरादर शब्द इस्तेमाल कर देता हूं, तो इसे आप गलत वे में मत लीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूं। वैसे मेरे अंदर कभी भी जातिवाद और उपजाति को लेकर के कोई भी जो है मतलब कि उनका कॉन्शियस माइंड, चेतन मस्तिष्क में कभी भी गलत विचार नहीं आए जाति या उपजाति या मजहब को लेकर के, है ना, मुझे उस तरीके का मत समझिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 12/5, ये 2/5 को मैं इधर लेके चलाऊंगा, -2/5 हो जाएगा। हमेशा जब भी पक्षांतर होता है तो चिन्ह के साथ पक्षांतर होता है, ठीक है ना। -2/5 हो जाएगा बराबर 2x/5 हो जाएगा, ठीक। अब इसे हर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 में से 2 गया 10/5 बराबर 2x/5। मैंने एक दिन आपको शायद बताया होगा कि जब भी बराबर के इर्द गिर्द 2 परिमेय संख्याएं दी हुई, बराबर के इधर बराबर के इधर, ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि अगर जो है, अगर हर बराबर है तो उसे आपस में काट देते हैं, अंश बराबर है तो उसे आपस में काट देते हैं। लेकिन इसके साथ गुणा में चीज़ें होनी चाहिए, जैसे इसके साथ गुणा में कोई चीज़ हो तब भी 5 से 5 कट जाएगा, इसके साथ गुणा में कोई चीज़ हो तब भी 5 से 5 कट जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ धन के साथ प्लस या माइनस कोई चीज़ हो रही हो तब हर नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ये अकेले है तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x बराबर 10 है, यही तो बचा, 2x बराबर 10 या 10 बराबर 2x। x की वैल्यू आपसे पूछा, x बराबर हो जाएगा 10/2, 2 पचे 10, ठीक है ना। x का मान कितना आ जाएगा, 5। कुछ लोग जो है अभी कमेंट करेंगे ना कि इंग्लिश की वीडियो आपने एक दे करके बंद कर दिया, तो मैं आपको बता दूं इंग्लिश की वीडियो मैं दूंगा, ठीक है ना, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं दे पाऊंगा, एक आध दिन गैप करके दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर। और निश्चित रूप से आपके जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं, वैसे तो मैं पीडीएफ नोट्स जो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, उस बैच में जो है, जो मेरा बैच टेलीग्राम बैच लॉन्च हुआ है, उस बैच में तो पूरी पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन यूट्यूब पर भी इंग्लिश को जो है, जो ऐसे टॉपिक होंगे जहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, जो समझाने वाले टॉपिक होंगे, मैं इसी व्हाइट बोर्ड पर आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, ये छठा सवाल आपके समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। और ईमानदारी से आप अगर हमारे साथ रहेंगे तो आपकी गणित कितनों भी कमज़ोर हो, मैं मजबूत करके दे दूंगा, है ना। चलिए, 7वां सवाल आपके सामने है। 7वां सवाल क्या है, ध्यान रखिएगा। 7वां सवाल है 1.073 गुणे 1.073 माइनस 0.927 इंटू 0.927 बटे 1.2073 माइनस 0.927, ठीक ना। इस तरीके के दिया गया है। अगर आप गुणा करेंगे, गुणा इन दोनों का गुणा कर लीजिए, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, उसके बाद घटा दीजिए, उसके बाद इन दोनों को घटा करके भाग दे दीजिए, थोड़ा सा आपके लिए बड़ा पड़ जाएगा। ऐसा करेंगे तो आपके मतलब कि बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 1.073 दिया है, यहाँ पर 0 कर दिया, ठीक है ना। तो हम इसे ए मान लेते हैं, क्या ए मान लेते हैं,
1.073 को जो है ए मान लेते हैं, 0.927 को हम बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर भी जो है 1.073 को ए और 0.927 को बी। आप लिखिएगा, आप लिखने का प्रयास करिएगा। माना 1.073 इज इक्वल टू ए और 0.927 इज इक्वल टू बी। इस प्रकार ऊपर क्या बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए गुणे ए का मतलब क्या होगा? ए स्क्वायर ही होगा ना। होगा कि नहीं होगा बताइए? होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए माइनस बी। ठीक है ना, नीचे होगा। हम एक फार्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो आप कर दीजिए ए प्लस बी और ए माइनस बी बटे नीचे क्या है? ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ए प्लस बी। अब ए प्लस बी फाइनली बच गया तो हम ए प्लस बी का मान रख देंगे। इसलिए ए बराबर, मतलब ए का मान रख दो यार, क्या झूठे लिखना, आपको लिखना जरूर है। 1.073 और 0.927 आप इसे जो है ऐड कर लीजिए। ऐड कर लीजिए, क्या आएगा? 7 3 10 का 2, 7 3 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 1 1 2। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा 2। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ छठा सवाल भी आप समझ गए हैं। इसी तरीके से आप सवालों पर प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, है ना। आपके पास जो भी बुक हो आप उससे प्रैक्टिस करिएगा, है ना। ऐसे सवाल, बहुत सारे सवाल आपके सामने देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से आप उन सवालों पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी पकड़ बना ले जाएंगे। इसी तरीके से लगाइएगा सवाल। तीसरा सवाल आपके सामने है। तीसरा सवाल आप यहाँ से देख लीजिए क्या है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत आसान सवाल है। एक परिमेय संख्या क्या है? -8/5, है ना। आप लिखिएगा इस तरीके। सवाल आपको कैसे लगाना है परीक्षा में? माना दूसरी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भैया आप बहुत धीरे धीरे चलते हैं, तो आपको बता दूं मैं तो लाइव पढ़ाता नहीं हूं, है ना। आपको क्या करना है, वीडियो अपलोड जब भी जाती है आप वहां से जो है प्लेबैक स्पीड हमारी बढ़ा लीजिए। मैं जल्दी जल्दी बोलने लगूंगा, आसानी से 20 मिनट की क्लास 10 मिनट में आप पढ़ लेंगे, है ना। माना दूसरी संख्या बराबर यक्स। पहली संख्या दी हुई है, दी गई है बराबर माइनस क्या है? -8/5। प्रश्नानुसार क्या है? आपको इसी तरीके से लिखना है, तब जाकर के आपको नंबर पूरा मिलता है। प्रश्नानुसार -8/5 क्या है? दोनों संख्या गुणनफल ना, -8/5 गुणे यक्स। दूसरी संख्या यक्स मैंने माना है, कितना आया है? -6/7। तो हम जानते हैं गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरी ओर बटे में जाती है। बटे का मतलब भैया किस में जाती है? भाग में जाती है। तो -8/5, सॉरी यहाँ पे यक्स लिखिएगा ना, यक्स बराबर -6/7, गुणा वाली संख्या बराबर की दूसरी ओर बटे में जाती है, भागे -8/5। अब इसे आप हल कर लीजिए। यक्स बराबर क्या हो जाएगा? -6/7, भाग की जगह पर गुणा का चिन्ह, 5/-8। बस आपको क्या करना है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 3 6, 2 चौका 8, 5 3 15, 7 चौका 28। ठीक है ना, 7 चौका 28। इसका मान कितना आ जाएगा? 15/28। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप तीसरा सवाल अच्छे से समझ लिए होंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। क्वेश्चन 3 समाप्त हो गया। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की। 10 सवाल मैं आपके सामने जो है डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा, और निश्चित रूप से अगर इस क्लासेज की संख्या लगातार 10-12 क्लासेज हो गई तो मैं यकीन करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको इसके बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से आप इन्हीं मतलब कि आप सवालों पर प्रैक्टिस करिएगा, जहां दिक्कत हो आप इस लेक्चर का उपयोग कर सकते हैं। -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तभी मैंने बताया योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, हमेशा ऐसी संख्या उसमें जोड़ते हैं कि जिससे उसका मान 0 आ जाए। इसका मान 0 तभी आएगा जब इसमें हम -3/8 दिया है, इसका चिन्ह बदल देंगे तो +3/8 इसका जो है योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है। अगर -3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाता तो गुणात्मक प्रतिलोम में इसे टांग उल्टा सीधा कर देते हैं, 8/3 -8/3 कर देते हैं। ठीक, तो चलिए योगात्मक प्रतिलोम आपने देख लिया, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। दूसरा सवाल बहुत आसान था, मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए लिख दिया था, है ना।
आगे पहला सवाल है, यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है। क्या लिखा गया है? यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है ना। यदि उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए, शायद यहाँ पे आपको चमक रहा हो, तो चमक रहा है ज़्यादा है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या लिखा गया है। तो चलिए, अगर चमक रहा है देख लीजिए। यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, दोनों में अंश और हर में 1 जोड़ने के लिए कहा गया है। आज नया एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक्सपेरिमेंट का मतलब यह है कि अभी तक हमारे इर्द गिर्द में ही केवल राड लगता था, ट्यूबलाइट वगैरह, तो आज सामने 2 ट्यूबलाइट लगा दिया गया है, जिससे चमक व्हाइट बोर्ड पर ज़्यादा है। मैं इसे कल जो है सही करवा दूंगा, इसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा आप, है ना। यहाँ पे लाइट नहीं आएगी बाद में। यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। मैं मानता हूँ, इसे इस तरीके से लिखिएगा, माना परिमेय संख्या बराबर x/y। आपको इसी तरीके से सवाल को लगाना है, x/y। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या है मित्रों? प्रथम शर्त है कि यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है। परिमेय संख्या का अंश क्या है? x उसके हर क्या है? y से 2 कम है। जिससे 2 कम है उसी में घटाना। ऐसा नहीं है कि x y से 2 कम है तो x में से 2 घटा दो, ऐसा नहीं है। x y से 2 कम है तो y में 2 घटाना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका। इसे आप इस तरीके से लिख दीजिए, इधर उधर कर दीजिए, x - y = -2 और समीकरण नंबर 1। ठीक, प्रथम शर्त कंप्लीट। द्वितीय शर्तानुसार क्या है? जब भी आप जो है 2 वेरिएबल मान लेते हैं तो हमेशा 2 शर्त ही दिया जाएगा। अगर 1 शर्त दिया जाएगा तो 2 वेरिएबल का मान आप नहीं निकाल पाते। वेरिएबल का मतलब होता है चर, है ना। अंग्रेजी बोल दिया, सॉरी इसके लिए। वेरिएबल का मतलब होता है चर, है ना। चर मतलब जो x y z होता है वो चर होता है, क्योंकि इसके मान बदलते रहते हैं, है ना। द्वितीय शर्त के अनुसार क्या है? द्वितीय शर्तानुसार है कि यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए। अब अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दो तो उसका मान 3/4 हो जाता है। ये दूसरी शर्त है। अब इसे हल कर लीजिए। जब भी ऐसा है तो मैंने कहा तिर्यक गुणा तुरंत मार दीजिए। 4x + 4 = 3y + 3, है ना। 4x 3y को कर दीजिए, 4x - 3y = 3 में से 4 गया -1, है ना। इस समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को हल करने पर अब समीकरण 1 और 2 को आप हल कर दीजिए। शायद कुछ लोगों को हल करना नहीं आता होगा, इसे विलोपन विधि से हल करते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए x - y है, यहाँ 4x - 3y है। अब देखिए आपको x को काटना है कि y को काटना है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4x है, यहाँ पे केवल x दिया गया है। आपको जो है विलोपन विधि से काटना है, तो आप जो है क्या करिए, आप जो है इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, इसे 4x बनाने के लिए। अगर y को काटना है 3 से गुणा करिए। मेरे हिसाब से x को काट दे तो अच्छा रहेगा। आप y को काट करके देखिएगा। समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन बाई 4 क्यों मैं कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ 4x है और यहाँ भी 4x बनाना है। x को उड़ाना है y का मान प्राप्त करने के लिए। तो समीकरण फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x हो जाएगा, -4y हो जाएगा। करिए भाई, 4x - 4y = -8, 4 दूनी -8 हो जाएगा बस। अब सेकंड में नहीं कुछ से गुणा करनी है, क्योंकि सेकंड के हिसाब से मैंने उसे बनाया। तो 4x सेकंड है, 4x - 3y बराबर -1, है ना। आपको क्या करना है? आपको उड़ाना है। तो जब एक प्लस का रहेगा एक माइनस का रहेगा तभी उड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे? घटाने पर ऐसे आप लिखेंगे तभी जा करके आपको नंबर मिलेगा। घटा दीजिए, माइनस प्लस 4x उड़ा दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। 4y + 3y क्या हो जाएगा? जो बड़ा है उसी का चिन्ह आएगा, -1y। 1y मत लिखिए, -y लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए -8 + 1 क्या हो जाएगा? -7। 8 में से 1 घटेगा, 1 + 1 माइनस हमेशा घटेगा, लेकिन घटने के बाद चिन्ह किसका आएगा? जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह आएगा। y से ये चिन्ह से चिन्ह कैंसिल हो जाता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। ठीक है ना। y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। y का मान फर्स्ट में रखने पर y का मान फर्स्ट में रख दीजिए। x - 7
बराबर -2। यही तो y की जगह पे केवल क्या रखना, 7 रखना है। x बराबर क्या आ जाएगा -2 + 7, x बराबर क्या आ जाएगा 7 में से 2 गया 5। अब प्लस का 5 आया, नीचे दिखाई दे रहा है, देखिए नीचे दिखाई दे रहा है 7, तो प्लस 5 क्यों आएगा, क्योंकि +7 और -2 है ना, +7 और -2 इसमें घटेगा तो जरूर, लेकिन घटने के बाद चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 7 बड़ा है। ठीक, तो उत्तर कितना आ जाएगा, अतः वह परिमेय संख्या, अतः परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी, यक्स ऊपर है 5/7। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब जैसे आपको लग रहा होगा कि यार चलो देखो उत्तर सही एक नहीं है, अंश हर से 2 कम है, अंश हर से 2 कम है, 7 से 2 कम है 5 की नहीं, आप कहेंगे भैया है, कहेंगे पहला शर्त आपका कंप्लीट। दूसरा शर्त है कि इसमें एक जोड़ने पर इसका मान 3/4 हो जाता है, एक जोड़ दीजिए भैया, 5 1 6 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। अब इसका मान 3/4 होगा कि नहीं, 2 3 6 2 4 8, इसका मान 3/4 हो जाता है एक जोड़ने पर, अर्थात हमारा उत्तर सही है, उत्तर 5/7 बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो चलिए हो गया, पहला सवाल आपने समझ लिया अच्छे तरीके से। इसी तरीके से इत्मीनान से सवालों को जो है प्रैक्टिस आप करिएगा। हाँ, चलिए आपके सामने 3 सवाल और बच रहे हैं। 3 सवाल में जो है मैं एक सवाल आपको दूंगा लगाने के लिए, अच्छे से लगाइएगा। ये प्रश्न की तरह कौन सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8वां है ना, ये सवाल आपको लगाने हैं, लगाइए। मैं आपको दे देता हूँ, x की पावर 4 -19 x² y² + 78 y की घात 4। मैं आपको बता देता हूँ यार क्या लगाना है, इसका जो है गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड करना है तो कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है, गुणनखंड कर दीजिए जैसे करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग इसे देख करके डर जाएंगे, भैया 4 घात 4 दिया गया है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, जब यहाँ 4 है तो यहाँ y² दे दिया है, यहाँ 4 कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, हल करिए वैसे जैसे आपका नियम करता है। 78 को ऐसे तोड़िए जिससे जो है जुड़ने पर 19 आ जाए, 13 6 78 होता है, 13 6 19 होता है, इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। तो x² - 13 + 6 x² y² + 78 y की घात 4। ठीक, तो x² माइनस का गुणा कर दीजिए, -13 x² y² इसे तो उधर गुणा करेगा, इधर से चिन्ह की गुणा, उधर से इसका गुणा, है ना, हो जाएगा +- -6 x² y² + 78 y की घात 4। अब यहाँ जो कॉमन लेना है कॉमन ले लीजिए, x² कॉमन लेंगे तो 1 - 13 y²। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पे x की घात 4 है, वो मैं गलत कर दिया, है ना। तो यहाँ x² जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x² - 13 y² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन लेना है, -6 कॉमन लेना है, -6 y² कॉमन लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस से प्लस का हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल। अच्छा, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जब गुणनखंड में आप कॉमन लेते हैं उसका मतलब होता है भाग देना, है ना। इसका मतलब है कि -6 x² y² में -6 y² से भाग देना है ना। क्या बचेगा, x² बचेगा, माइनस प्लस माइनस 6 से 13, 6 से भाग दीजिए, 13 6 78, y की घात 4, y कट जाएगा, y की घात 2 बचेगा। कॉमन का मतलब ही होता है भाग देना, मतलब 78 y की घात 4 में आपको -6 y की घात 2 से भाग देना। 6 13 78, गुणा में घाते भाग में घाते घटती हैं, y की घात 4 -2 हो जाएगा, तो y की घात -2, y की घात 2 आ जाएगा, 13 y² इसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन माइनस यहाँ बच रहा है तो माइनस ये लगा देंगे, तो वही मैंने लिखा है ना, कोई अलग से रॉकेट साइंस थोड़ी लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सी ब्रैकेट पहले हमारे गुरुजी जो बताते हैं, x² - 13 y², एक सी ब्रैकेट पहले, बचा खुचा बाद में इसे बताते थे, तो जो बचा खुचा है उसे बाद में लिख दीजिए, इसका उत्तर आ गया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं, है ना। चलिए 8वां सवाल आपके सामने कंप्लीट होता है। 9वां सवाल देख लीजिए, 9वां सवाल आपके सामने क्या कहा गया है। 9वां सवाल है a + b + c का होल वर्ग + 2a + b + c, a - b - c, a - b - c का होल स्क्वायर। ये केवल और केवल आपकी क्षमता को जांचने के लिए मैंने कहा था। निश्चित रूप से ये सवाल आप होमवर्क के तौर पे लगाइएगा। मैं आपको दे देता हूँ, a² + 2ab + 2ab + b², यही लिखा गया है।
ए की जगह पे ए लिखा गया है और बी की जगह पे ए लिखा गया है। बस आपको क्या करना है, इसका मान हो जाएगा ए प्लस बी का होल वर्ग हो जाएगा। अब ए प्लस बी आप करिएगा, उसके बाद इसका होल वर्ग लगा दीजिएगा। बस ए प्लस बी प्लस मुझे मतलब कि ऐसा लगता है कि यार बता ही दे, बता दे। ए की जगह पर ए प्लस बी प्लस सी है ना, प्लस बी की जगह पर ए माइनस बी माइनस सी है, ए माइनस बी माइनस सी है। अब इसी का होल वर्ग इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए भैया, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, 2a का होल वर्ग, 2a का होल वर्ग मतलब 2 दूनी 4a स्क्वायर, इसका उत्तर आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक, चलिए 9वां सवाल कंप्लीट हो गया। 10वें सवाल पे आइए। 10वां सवाल आपके सामने है, x की पावर 4 प्लस 2 प्लस 1/x की पावर 4 का गुणन का मान बताइए जब x बराबर कितना है, √3 है। जब x बराबर √3 है तो इसका मान आपको बताना है। हल कर लीजिए, x स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। इसे आप कितना लिख सकते हैं, 1/x स्क्वायर। इसे देखिए पूर्ण वर्ग वाले सवाल होते हैं, इसे आप लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो हो गया, इसे x स्क्वायर को a मान लीजिए, 1/x स्क्वायर को b मान लीजिए। a का वर्ग धन b का वर्ग, है ना। a का वर्ग धन b का वर्ग फार्मूला होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2 इंटू a का मतलब x स्क्वायर धन इंटू b का मतलब, है ना। तो यही हो गया ना, इसका मतलब यही है। इसे ही मैंने यह लिखा। क्यों? क्योंकि मुझे अब यह जो है फार्मूले के तौर पे आपके बीच आ गया, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, और जब इसे सरल करेंगे तो ये प्राप्त होगा, है ना। बस यही है। तो a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab का फार्मूला क्या होता है, a धन b का होल वर्ग, तो x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर का होल वर्ग हो जाएगा इसका मान। अब x स्क्वायर का x का मान रख दीजिए, x का मान है √3 का वर्ग धन 1/√3 का वर्ग। अब इसी का आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है ना। अब इसी का आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। √3 का वर्ग क्या हो जाएगा, कभी भी √3 गुणे √3 कहा गया है, इसका मतलब है 3 ही आएगा इसका उत्तर। कैसे 3 आएगा, √3 का √3 में जब गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, √9 आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 होता है ना। √10 इंटू √10 इसका मान हमेशा 10 आएगा। √50 इंटू √50 इसका मान हमेशा 50 आएगा। अंडर हट जाता है जब 2 अंडर का गुणा करते हैं। ठीक, तो इसका मान 3 आ जाएगा। यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, इसका आपको वर्ग करना है। 3 × 9 = 10/3, 3 × 9 = 10/3, 3 का वर्ग करना है। अब वर्ग कर दीजिए, ऊपर का वर्ग 10 10 में 100, नीचे का वर्ग 3 3 9, इसका मान कितना आ जाएगा, 100/9। ठीक है, उम्मीद करता हूँ 10 सवालों की प्रैक्टिस आपने अच्छे से हमारे साथ किया होगा। और देखिए, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि आज उत्साह मेरे अंदर कम है। कारण जानते हैं क्या है, कारण ये है कि मैं जब पढ़ाने आया, क्लास लेने से पहले मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी, मैंने खाना खा लिया था, और जब खाना खा लिया थोड़ा सा सुस्ती टाइप की लगने लगी, है ना। उस वजह से पूरे उद्वेग के साथ नहीं पढ़ा पाया, लेकिन हाँ, आपको बताने का प्रयास किया और अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आप अगर अंग्रेजी की क्लासेज के कहेंगे तो अंग्रेजी की क्लासेज एक दिन गैप करके ज़रूर जाएंगी, और निश्चित रूप से मैं आपके साथ रहूँगा। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे भैया सीटेट के बारे में कुछ बता दीजिए, CDP वगैरह के बारे में, तो निश्चित रूप से मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है। मैं अकेले काम करता हूँ, ऐसा नहीं मेरे पास संसाधनों की कमी है तो पूरा चीज़ें मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन एक अच्छी गाइडेंस आपको दे सकता हूँ। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी नोट्स से पढ़ रहे हो, लेकिन आपको एक अच्छी गाइडेंस या कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसा दे सकता हूँ जो कि आपके लिए रामबाण साबित हो सकती हैं। ये मेरा प्रयास रहेगा। बाकी आप अपने स्तर से तैयारी करते रहिए, निश्चित रूप से आप ज़रूर सफल होंगे। अपने अंतिम उद्देश्यों की आप पूर्ति जरूर करेंगे, अपने माता पिता के सपने को जरूर साकार करेंगे। ठीक है, तो अंतिम में अपनी बात बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।